नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर आधारित हमारा ये खास प्रोग्राम चर्चा है खास लेकर। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम विषयों पर बातचीत करते हैं। और इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हर हफ्ते मौजूद रहते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरविन खन्ना जी। सर आज भी हमारे साथ, तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे पर लेकर उठे विवाद के साथ। सर, पंजाब और हरियाणा पानी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। पंजाब ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा का कहना है कि उन्हें पानी अवश्य चाहिए। तो आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, ये सरकारें दोनों सरकारें पंजाब हरियाणा विज्ञापन देती हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन ये खुद अमल नहीं करती। मेरे हिसाब से मेरे तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, जैसे आपने खड़े हैं, क्योंकि अगर ये इस जो विज्ञापन देते हैं उस पर अमल करते तो आज दोनों प्रदेशों की स्थिति ये ना होती। बिल्कुल सर। दोनों प्रदेशों की स्थिति ऐसी है कि 8 से 10% जो भूमि जल है वो नीचे जा चुका है। और आगे अब मौसम में जैसे बदलाव, वर्षा का कोई पता नहीं चलता, मानसून के हिसाब से चलती है, तो उस कारण भी ये पानी की संकट बढ़ता है। इस समय हरियाणा में 30 से 31% में बारिश कम हुई है, उससे भी है। अच्छा, पंजाब में इन्होंने जो धरातल के स्तर को और नीचा ना जाए, इन्होंने नहरों के शुरू किया है। अब जब नहरों की सफाई या सूए जो इसको छोटे हैं उनको, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। पंजाब उस हिसाब से अपने लगा हुआ, तो दोनों की स्थिति एक जैसी है। लेकिन जो ये पानी का है, इसका जो बुनियाद जो विवाद की मैं समझता हूँ, वो 1976 का जो समझौता हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, पानी की, जैसे सतलुज नहर का भी, और उसमें क्या हरियाणा का जो हिस्सा था, जो शेयर था, वो 1.6 MAF था, उसको उन्होंने 3.6 कर दिया। तो हरियाणा तो उसी हिसाब से अपने डिमांड भी करता है, अपने मांग भी करता है, सारा पानी हमें उस हिसाब से मिलना चाहिए। और पंजाब कहता है कि 60% पानी हमारे पास हमें चाहिए, हमारा हिस्सा था। अब सतलुज यमुना नहर तो बनी नहीं, तो अब पानी की जो समस्या, ये 2 महीने खास करके होते हैं। वैसे आपस में ये बैठती हैं सरकारें, क्योंकि ये पानी है तो राष्ट्रीय संपदा, और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में केंद्र के हाथ में। केंद्र ने आज भी कहा कि इनको 4500 क्यूबिक ज़्यादा पानी छोड़ा जाए, जो पंजाब ने मान ली। अब इसका जो, जैसे यहाँ पे सर्वदलीय बैठक कल हो गई, आज उधर हरियाणा में हो रही है। 5 को पंजाब ने सेशन विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का। तो अतीत में जाए तो ये काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया था, तो उस समय उन्होंने तो समझौता ही रद्द कर दिया था, जबकि वो कर नहीं सकते थे। पर यह है कि लोगों की भावनाएं जो है वो जुड़ जाती हैं उसके, हाँ जो इसने ठीक किया, वो नायक बन गया उस समय अपनी। तो ये जो मुद्दा है, इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिक हो रही है इस पे मुद्दे पे, क्योंकि इसका मेरा ये मानना, एक तो 176 का बेस बन गया, दूसरा मेरा मानना कहना है कि पिछले 5 साल से ये पानी दिया जा रहा है हरियाणा को। बिल्कुल। आज 25 में ऐसा क्या हो गया कि पिछले 5 साल में, जब मैं 3 साल भगवंत मान के, 2 साल पिछली कांग्रेस सरकार के, 5 में 5 वो जा रहा है पानी, जो वो डिमांड कर रहे हैं वो दिया जा रहा है पंजाब को। तो वो उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली, हरियाणा पहले दिल्ली में था आम आदमी पार्टी की सरकार, तो जो दिल्ली में पानी जाना था वो हरियाणा के माध्यम से जाता था। तो पंजाब उस स्थिति में नहीं था भगवंत मान सरकार की, केजरीवाल की सरकार को वहां पे दिल्ली में पानी की परेशानी आए तो ये चुप रहे। अब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तीनों में भाजपा की सरकारें हैं, तो ये पंजाब में है। अब पंजाब, इनको लगता है कि स्थायी का जो है, जो ऐसा मुद्दा उठाया है कि स्थायी की चुनाव, विधानसभा चुनाव में पानी के जो लेकर जो मुद्दे हैं उसमें हम सबसे ज्यादा है। पर लेकिन समस्या यह है कि जो सर्वदलीय बैठक हुआ है उसमें ना सुखबीर गया, न बाजवा गए, न वड़िंग गए हैं, पार्टी उनके सदस्य गए हैं, लेकिन ये 3 जो हैवी वेट हैं वो नहीं गए।
तो अब एक राजनीतिक मजबूरी तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी चीज आती है कि वो तीनों ने भगवंत मान की जो बात को है उसको इतनी वेटेज नहीं दी कि उनको भी लगा कि ये राजनीति है। और दूसरी तरफ बोर्ड में हिमाचल वो कांग्रेस है, जितने मेंबर हैं उनमें से आम आदमी पार्टी अकेली रहेगी। बिल्कुल सर। अगर अब अगर मतों के हिसाब से जो निर्णय हुआ है तो वो उसको मानना पड़ेगा। अब ये है कि आज या कल में हरियाणा उच्च न्यायालय में चले जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएगा, पानी की मांग रखेगा, पानी को आप रोक नहीं सकते। ये तो एक इतना जरूर हो जाएगा कि एक मुद्दा बनेगा जी हाँ मान ने ये मुद्दा उठाया, पर मैं ये समझता हूँ कि समय और परिस्थितियों के अनुसार से ये मुद्दा इतना गंभीर नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि जब हमने उधर पाकिस्तान के साथ पहलगाम कांड को लेकर और फिर हमने सिंधु घाटी और सिंधु जल समझौते को रद्द किया, तो जब वो रद्द किया तो हरियाणा ये बात कह रहा है कि भाखड़ा से पानी पिछले साल से कम है, लेकिन अभी भी जो उसकी मिनिमम रिकॉर्ड है उससे 19 फीट ज्यादा है, तो आप हमें दे दें ताकि अगर कल पानी वहां को डाइवर्सिफाई आना है तो बेस भी तो चाहिए एकदम, वहां पे तो सारे डैम बंद नहीं जाने, तो कम से कम अपने डैमों में जो बने हुए हैं उनमें इतनी कैपेसिटी रखें कि पानी आ जाए तो हम संभाल सकें। और दूसरी बात उन्होंने सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने कि अगर पंजाब को जरूरत पड़े तो हम पानी देने को भी तैयार हो जाएंगे, हम ना दें। अभी सेंटर केंद्र ने बीच का रास्ता निकाला है कि 8-7 दिन दे दें, बाकी उसके बाद देखें। तो मुझे ये लगता है कि मुझे एक बात याद आ रही है कि मैं हरियाणा के सेक्रेटरीट में बैठा था, तो वहाँ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन तो वो एक विज्ञापन बना रहे थे, तो उन्होंने लिखा जुलाई 1 से 24 घंटे हम बिजली देंगे, कोई कमी नहीं होगी। तो उस समय कट चल रहे थे, जून का महीना था, तो मैंने कहा ये कैसे, जुलाई में फर्स्ट में बारिशें आ गई, समस्या खत्म हो गई। तो ये जितनी समस्या है, 2 बारिशें अगर ज्यादा आ गई तो ज्यादा समस्या है, पर इस समस्या को इस समय उभारना, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ हानि भी देखी जा रही है और कोई मुद्दा बनाने की बात भी की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते के वहां पे भी तनाव है, तो सीमा पे भी तनाव है, तो उस हिसाब से ये मुद्दा इतना बड़ा इस समय नहीं उठाया जाना चाहिए था। आपस में बैठ के आगे भी तो पिछले सालों में गया ना, या तो ना गया होता। जब वो एक परंपरा 5 साल की चली है, तो ये पहले साल जब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर हो गई तो आपने जब मुद्दा उठा लिया, तो ये आपके मंशा इच्छा पे भी कहीं प्रेशर नहीं लगा था। और आज जो सोशल मीडिया है या जन साधारण है, जब उससे ये सारी चीजें बाहर आती हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई लाभ मिलने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि एक टकराव की स्थिति में है, पर किसान उधर का भी है, किसान इनका हाल तो एक तो ये है कि जल्द से तो उधर जो आएगा पानी आएगा। दूसरा, दोनों प्रदेशों को ये चाहिए कि जो सबसे जो बड़ी समस्या है वो चावल की है। चावल की खेती का क्षेत्र जब तक दोनों प्रदेश नहीं कम करेंगे, पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं होगा। ये चावल ज्यादा पानी खपत करता है। सही तो यही तर्क दिया है कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कि हमारा चावल का सीजन आने वाला है, हमारा भूजल स्तर गिर रहा है और वो हरियाणा अपने हिस्से का पानी हमसे ले चुका है। वो यही तर्क देकर उन्होंने बात खत्म कर दी। वो ले चुका है। तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने, पंजाब का दावा यह है कि अप्रैल तक आप पानी ले चुके हैं, मई के दो, और वो कहता है हमें पीने का पानी चाहिए, तो मानव की दृष्टि से हमें चाहिए। अब एक ट्रेडिशन होती है, एक परंपरा चली आ रही है, उस हिसाब से आप एकदम कैसे रोक लेंगे। तो ये बीच का रास्ता, अगर वो 4,000 ले रहे हैं, वो 9,000 की मांग है, आप 6-7 हजार देके, या अब जैसे केंद्र ने सुझाव दिया कि 8 तारीख या 9 तारीख तक, मैं कल उन्होंने कहा कि 9,000 के छोड़ दे पानी, इस तरह का होना चाहिए आमने सामने। कोई ये तो ऐसे जैसे पाकिस्तान इधर लड़ने के 2 प्रदेश हैं, अपने किसान इधर के भी, किसान उधर के भी, उधर का नाक भी फाड़ती है, इधर का भी फाड़ती है। तो ये एक चिंताजनक भी है, पर भावना यही है कि राजनीतिक ज्यादा मुझे लगती है इसमें। पानी का मुद्दा तो है ही है अपने आप में, और उसको जिस हिसाब से हैंडल किया जा रहा है उसमें राजनीति ज्यादा लगती है। मुद्दा है संकट तो दोनों प्रदेशों में, ये तो नहीं उनके पास नहीं है या इनका नहीं है, कैसे संभालना, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, देश हित को चाहिए, प्रदेश हित का चाहिए। टकराव और ये नेगेटिव साइड जो लाइफ की, उस पे नहीं जाना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूं।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जातिगत जनगणना की। सर, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार के इस फैसले को विपक्ष जो है वो अपनी जीत के रूप में देख रहा है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना की जाएगी। तो सर, आपके इस बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना जो लास्ट हुई है वो ब्रिटिश के ज़माने में 1931 में, और जाति आधार 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने कराई थी, लेकिन उसका जातिगत आधार पर दे नहीं सके क्योंकि उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन आई, उनको सर्वे दोबारा कराना पड़ा, इसलिए उन्होंने वो रोक दी। वैसे जनगणना 2011 तक हो गई, आगे 2021 में आनी थी, कोविड आ गया तो वो नहीं हो गया, इसलिए इस समय डिले हो गई। अब देखिए, इसको जातिगत गणना जब अंग्रेजों की तो रिक्वायरमेंट थी, मैं समझता हूँ कि वो हम हमेशा हमारे स्कूल से लेके बड़े होते तक यही ला के बांटो राज करो। उनको तो था कि भारत को जितनी जातियों में बांटा जा सकता है उसमें बांट दो, वो कमजोर हो जाएंगे, हमें राज करना था। लेकिन इस बात को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब जो हमारे जो पूर्वज रहे जिन्होंने संघर्ष किया आज़ादी के लिए, उन्होंने समझा और समझ के उन्होंने हर जाति वर्ग का, धर्म से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर आज़ादी के लड़ाई में भाग लिया। तो वो साल को समझ लग गए थे कि ये जाति का जो बांट है इस पर ऊपर उठ के हमें देश हित में काम करो। अब हुआ यह है कि पिछले 23-24 के विधानसभा के और लोकसभा के चुनावों में राहुल गांधी ने विशेष रूप से जातिगत गणना का मुद्दा उठाया था। और बड़े जोर शोर से उठाया। इंडिया गठबंधन ने उसका समर्थन दिया, उसमें समाजवादी पार्टी भी आ गई, आरजेडी लालू यादव वो भी आ गए, सब ने इंडिया को समर्थन किया भी हमें जातिगत बनना है। अब जातिगत गणना का जब ये मुद्दा बना तो 24 के जो लोकसभा चुनाव आए उसमें एक यूपी का एरिया अगर जिसमें ज्यादा मार पड़ी, उसमें ये भाजपा को लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं वो इस मुद्दे के कारण, क्योंकि उस समय ये भी पता था कि जातिगत गणना की मांग तो थी, पर साथ में ये भी बात भ्रम रहा है कि इनका आरक्षण खत्म कर देंगे अगर 400, ये भी बात साथ। तो वो ये जो वर्ग था ना, ये थोड़ा सा भाजपा से दलित और पिछड़े पीछे हटे और इस कारण 400 की बजाय 240 पे पहुंच गए। तो उसके बाद फिर राहुल गांधी और अखिलेश ये सारे इन्होंने जोर से आवाज और तेज कर दी कि तो भाजपा को भी लगा कहीं ना कहीं ये अगले दो जो आगामी विधानसभा चुनाव या 2029 में जो लोकसभा चुनाव का, उसमें ये मुद्दा इतना बड़ा ना बन जाए कि संभल ही न जाए। तो उन्होंने एक तरह से जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा तेज हथियार था ना, उसको हथियार है, उसको खत्म कर दिया। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम कराएंगे जातिगत गणना। अब जातिगत जनगणना जो आज ही मिसल समझ रहा है कि वो 26 में शुरू होगी, 25 तो निकल के साथ 26 के मिड में जब शुरू होगी, तो उसमें जब 26 में शुरू होगी तो उसको कम से कम 2 साल लगेंगे। तो वो 26 जाकर 28 में आएगी। 28 में आने का मतलब 29 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें ये भाजपा के लिए एक ट्रम्प कार्ड के रूप में सामने आ गया कि हमने देखो जी हमने कर दिया। अब इससे 2 साल के पीरियड में जो कांग्रेस या विपक्षी दल है वो राहुल गांधी या अखिलेश ये अपने आप को नायक बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो राजनीतिक आ गया। अब इसका दूसरा पहलू भी देखिए, एक तो पॉजिटिव साइड ये है कि हर जाति के आधार पर कितनी संख्या वो पता चलेगा। दलितों में भी या पिछड़ों में, अति गरीब अति पिछड़े उनकी स्थिति का सामने आएगा क्योंकि जब होगा। लेकिन उसको करने के लिए कोई आसान काम नहीं है। एक तो समय लगना है, दूसरा 14-15 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लगेगा, 1000 करोड़ रुपया लगेगा। तीसरी बात यह है कि जब जो सरकार की योजनाएं हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए, उसको पाने की चाह में जो दूसरी जाति का भी है, स्वर्ण जाति का भी है गरीब, वो भी लिखा देगा। उसको कौन सा एफिडेविट, अब उसके काउंटर चेक कौन करेगा? जब दलित ही बढ़ जाएंगे, संख्या ही बढ़ जाएगी, जब हर, क्योंकि जब एक इकोनॉमिक फायदा, पॉलिटिकल फायदा जब मिलेगा और किसी ने जब लिखाने जाना तो किसी ने कोई एफिडेविट तो देना नहीं। अब वो लिखा देगा मैं खन्ना तो मैं यादव बोल दूं तो मुझे फायदा मिलता, तो बात खत्म हो गई। अब उसका काउंटर चेक कौन करे? अच्छा, दूसरी बात है कि कई
प्रदेशों में, जैसे पंजाब में हम ले लें, तो जो गांव के लोग हैं वो अपनी जात लिखते नहीं, वो गांव का नाम लिखते हैं। जो बटाला गांव है, बादल गांव है, चीमा गांव है, जो ऐसे मतलब लिखते हैं सारे गांवों के साथ। उनकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वो कैसे अपने आप को करेंगे? तो ये एक कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जब ये जाति आधारित आएगा तो ये राजनीति की दूसरा पहलू यह है कि आप जो 50% का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है, तो जब अगर इस तरह जाति संख्या बढ़ गई, मानो स्वर्ण भी आ गए, दूसरे भी आ गए, जो ओबीसी साहब सबके क्लेम है, तो जो परसेंटेज 50 पर लाया है, तो अगर जाति आधारित गणना की संख्या बदली तो फिर वो उसमें भी आरक्षण का बदलना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर जाति को जो जातिगत गणना के फैक्शन फिगर बाहर आते हैं, अगर तो उसके हिसाब से उनके उत्थान के लिए सरकार पॉलिटिकल पार्टी योजनाएं बनाते हैं, फिर तो एक पॉजिटिव साइड है। अगर उसको लड़ाने भिड़ाने में शुरू हो गया, नेगेटिव साइड शुरू हो गई, तो उसको संभालेगा क्यों? हमारे जो संविधान की भावना है उसमें समता है, किसी से भेदभाव नहीं है जाति जेतु, तो वो तो सारा खत्म हो गया। तो आप ये, मैं समझता हूँ कि जो राजनीति करते करते लोग कहाँ पे पहुंच गए, जो चीज संविधान नहीं कहता, उस संविधान की भावना को नहीं समझ रहे, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अब उन्होंने कहा कि हमें तिथि भी बताओ, कब शुरू करोगे, कब इसका समाप्ति होगी, बाकी एक के बाद एक कदम को नेगेटिव साइड है। तो ये जो इसका जातिगत गणना का दोनों पहलू, अगर जो नेगेटिव साइड पे राजनीतिक दल चले गए तो देश का बराबर चाहिए ये कि इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए उसके हिसाब से योजनाएं बने, पॉजिटिव साइड बने, ताकि समाज सारा ऊपर उठे। अगर उस समाज को आपने जाति आधारित बांट दिया तो फिर गड़बड़ है। इसमें फिर आगे देखिए, मुस्लिम जातिगत नहीं मानते, लेकिन है उनमें भी, ईसाई भी इसी तरह मान, अब उनकी होनी है नहीं होनी, इनको कैसे होगा? अगर उनमें भी जातिगत हिसाब से शुरू हो गया, फिर कन्वर्शन में आएगी भी, हाँ भी उनको भी मिलते हैं, तो उनको कई कॉम्प्लिकेशन है। पर इस समय जो मैं समझता हूँ कि ये भी एक पॉलिटिकल एंगल से उन्होंने विपक्ष का जो मेन मुद्दा था सत्ता पक्ष ने खोल गया। 2-3 साल लगेंगे, तब तक बीच में ये मंथन होता रहेगा भाई क्या ठीक है क्या गलत है, और इंतजार करना चाहिए। फैक्ट्स फिगर जब आएंगे फिर पता चलेगा क्या फर्क है। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की। सर, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं और इस मामले में उन्होंने सरकार से सबूत की मांग की है। अब उनके इस बयान को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो आप चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर क्या कहेंगे? कैसा बयान है? जलंधर से वो लोकसभा के सांसद हैं, बिल्कुल सर, पंजाब के पूर्व सीएम, और हम जलंधर में बैठे हैं, तो मुझे तो शर्म आती है और दुख भी आता है कि इस जो पंजाब का पूर्व सीएम रहा आज सांसद है जलंधर को, तो वो ऐसे एक बचकाने बयान जो दुख भरे हैं। जो देखिए, पंजाब जो चन्नी जी के बयान है ना, अकेले नहीं, इनके महिलाओं को लेके भी, धार्मिक जो अनुष्ठानों को लेके भी है, और दलितों को लेके भी इनके बड़े, जिसको बेहुदा से बयान आते रहे पीछे अतीत में जाए तो आपको महसूस होगा कि बड़े, और इनकी हरकतें भी जब सीएम थे तब भी इनकी हरकतें मजाक का कारण बनते। सड़क पर उतरे बकरी के दूध तोड़ने लगे हुए, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, किसी रिपेयर की दुकान पर, वो जानते हैं आप, ये लोकतंत्र का एक गुण है हमारा यहाँ कि आप एक जनसाधारण परिवार से ऊपर उठे। आज प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो भी जनसाधारण परिवार से उठे थे, आप भी जानते हो, तो ये तो लोकतंत्र का यही एक गुण है हमारा कि आप, पर उस पद पे आके आपको ये अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अब इन्होंने जो बयान दे दिया, पहलगाम कांड के बाद भारत ने अगला सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए संधि तो रिजेक्ट करी, स्ट्राइक करने के लिए अपनी सारी तैयारी करी हुई है, सेना तैयार है, सारी बैठक हो गई, और पाकिस्तान भी सहमा हुआ है कि युद्ध न हो जाए। और इस समय में जो पंजाब का एक प्रतिनिधि ऐसा बयान दे, तो इससे मैं कहता हूँ भी दुख वाली या देश की भावना को ठेस पहुंचाने वाली
कोई और बात नहीं हो सकती। और फिर पंजाबियों के लिए मैं विशेष, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा फौजी हैं, रिटायर्ड भी और आज भी फौज में। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह है, ये फौज पे प्रश्न चिन्ह है, सेना पे प्रश्न चिन्ह है। आप राजनीति के इस स्तर पे चले कि अपनी सेना के अध्यक्षों को सेना की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। और इस बात पे उनको मतलब सारे विपक्ष भी खेद, कांग्रेस को भी खेद करना पड़ा है। कांग्रेस ने अपने को अलग किया है और उन पर लगाया कि कोई पूछे बिना इस तरह कोई स्टेटमेंट ना दे। होता है कि कांग्रेस की ये तो एक चन्नी की बात आ गई, पंजाबी कहते हैं चन्नी ने चंद चाड़े, इन्होंने चंद चाड़ देता कांग्रेस। हालांकि वो जल्दी जल्दी में ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, नहीं क्या हाँ, उनका जो प्रश्न चिन्ह है सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के सरकार, इस हालात में तो पंजाबी जी कहते चन्नी ने चंद चाड़ दिया, उन्होंने चंद चाड़ दिया कांग्रेस। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, इनके साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा ले लें, उनका उन्होंने पहलगाम को जस्टिफाई कर दिया आतंकवादियों को कि जो आप सरकार हिंदू मुस्लिम की वो लेती बात, तो उनकी रिएक्शन में उन्होंने काम कर दिया था, तो होना ही था। शर्म आती है, ये कैसे आदमी है, को देश का भावना को किसी ने। अभी देश के जो सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को बोला कि आपको वीर सावरकर को लेकर आपने जो बयान दिया है, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने जो शब्द बोले हैं आपके पता भी, आपके दादा नाना वो भी यही शब्द इस्तेमाल करते रहे थे। कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उस समय की जो सरकार थी उनको इसी तरह कहते थे। तो ये आप अपना इतिहास से वीर सावरकर नहीं, आपके अपने फैमिली में देखिए, आपके जो नेता कांग्रेस के रहे हैं संगठन, उन्होंने सबके यही था। तो आप इतिहास को पढ़े। ये खड़गे साहब का देखें, आज समय उन्होंने सनातन और हिंदुत्व को लेके वो जो बयान दिया, बाद में खेद प्रकट कर दिया। अगर इससे पीछे भी जाए, मैं कहता हूँ कांग्रेस ने जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम सेतु को लेकर जो जो बातें सर्वोच्च न्यायालय में क्या, वो शर्म आती है कि ये आदमी देश के बहुत समाज की भावनाओं को समझ नहीं रहे, इसलिए 70%। मैं तो इसको इस तरह कहना चाहूंगा अपनी बात कि कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी हैं या उनका जो नेतृत्व है, उनको ये समझना चाहिए कि अगर 100% का प्रश्न पत्र आपके सामने है और 80 का आपने छोड़ दिया, तो आप सत्ता में या सत्ता का जो परीक्षा उसको पास कैसे होंगे? आप 80% जो देश का बहुमत है उसकी भावना को रोज आए दिन आपका नेता कोई उल्ट जुलूल बोलता रहेगा, जो भावना को ठेस पहुंचाएगा, तो आपको सत्ता से आप दूर ही होंगे। सत्ता, आप प्रश्न पत्र पास ही नहीं, आप 20 का अटेम्प्ट करके पास थोड़ा जाओगे। अगर तुष्टिकरण की राह पे चलते जाएंगे तो सत्ता से दूर होंगे। इनको बहुमत समाज की भावना को समझना पड़ेगा। अगर चन्नी, वाड्रा और ये सारे इसी तरह के मैं शब्द कहता हूँ इमेच्योरिटी वाली बातें, या जिनको कहते हैं खेदजनक बातें हैं, दुखदायी बातें हैं, नहीं समझेंगे तो कांग्रेस का जो आज पंजाब में भी सोचते हैं ना, आपके मतलब पंजाब फिर विकल्प ये आप आम आदमी का टर्न बनेंगे, लोग इनको बाहर ही करेंगे। देश में तो है ही है, पंजाब में आस लगाए बैठे हैं कि हम आ जाएंगे, हालात ऐसे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह चन्नी साहब के 2-4 बयान और आ गए 27 तक, तो फिर आम आदमी पार्टी इनसे बेहतर रहेगी, मैं इतना कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चा है खास में चर्चा विदेश की, यानी कि कनाडा की। सर, कनाडा के संसदीय चुनावों में मार्क कार्नी की जीत हुई है, उनकी लिबरल पार्टी की वापसी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ जगमीत सिंह और उनकी एनडीपी की हार हुई है। अब कनाडा के ये चुनाव परिणाम भारत के लिए कितना महत्व रखते हैं, क्या कहना है आपका? क्या मैं तो इसको पहले शुरू करता हूँ भारतीय दृष्टिकोण से। जो भारतीय मूल के 22 पंजाब मूल के भारतीय मूल के पंजाबी हैं, वो 22 जीते हैं। तो पहले तो उनको बताया कि पंजाबी के हमें इस बात का फख्र है कि पंजाबी जीते हैं, उसमें तो नहीं। पर उसके साथ साथ एक और बड़ी जो खुशकिस्मत वाली या एक खुशी वाली बात या एक पॉजिटिव साइड पंजाबियों की नजर आई, उसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब ट्रूडो और जगमीत के गठबंधन था, एनडीए पार्टी उनकी जो पार्टी है और उधर लिबरल पार्टी का, तो ट्रूडो और जगमीत ने जो प्रो खालिस्तानी रोल किया और एंटी इंडिया के रोल किया। कनाडा में भी हिंदू सिखों में गुरुद्वारा और मंदिरों में पॉलिटिक्स शुरू की कि हिंदू सिख अलग रहे, और उसका परिणाम यहाँ पे भी पड़ा। पंजाब में भी टेंशन क्रिएट हुई, इंडिया लेवल पे यहाँ के जो विद्यार्थी के उनको बीजेपी प्रॉब्लम आई, मतलब आपस में ये उन दोनों की नहीं,
ट्रूडो को पहले छोड़ना पड़ा, जगमीत को पंजाबियों ने समझा दिया, अब उनकी पार्टी के 7 सांसद रह गए, मैं कहता हूँ आप अपनी सीट बाहर को रोए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है पंजाबियों की। मैं राजनीति से पंजाबियों ने कनाडा में भी जिस मैसेज दिया कि हम हिंदू सिख के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, देश विरोधी नहीं है हम। अगर देश विरोधी होते तो उसको जगमीत हारता ही ना, फिर तो उसको ट्रूडो भी गया बाहर, ट्रूडो के बाहर तो जगमीत भी बाहर गया। तो ये तो है पंजाब के, अगर भारत के और विशेष रूप से पंजाब की दृष्टि, पंजाबियों की दृष्टि से मैं जो मानता हूँ कि ये पॉजिटिव साइड है। पंजाबी नेगेटिव साइड में नहीं रहता, पंजाबी संघर्ष करता है, अगर पंजाब को कोई चुनौती देता है तो पंजाबी उठता है। नेगेटिव साइड पंजाबी का छोड़ो, जो निकम्मा काम है, जो नहीं जाना चाहता। तो वो चीज़ जगमीत बराड़ को आज समझ लगी, उनकी पार्टी को समझ लगी, ट्रूडो को समझ लगी। अब बात जो करनी है, अब इसके जो मेन इसका जो आने का है, इसके 2 कारण देखिए। अगर इंडियन आने का कारण तो ट्रंप ही है सीधा। ट्रंप ने जैसे कनाडा को अपना राज्य बनाने की घोषणा की, भी आ जाओ मैं सब कुछ दे दूंगा, आपके पास कुछ नहीं है आपके, उन्होंने कनाडा के वासियों की एक स्वाभिमान को चुनौती दी। वो बात कनाडा के रहने वालों को, वासियों को, नागरिकों को लगा कि ये तो हमारे आन मान शान को, ये पैसे के दम पे, ये ताकत के दम पे हमें नीचा दिखा रहा है, हमें अपने स्टेट में, तो हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज है, हमारी जो होंद है उसी को। तो वो उसको चैलेंज जब किया कार्नी ने, तो क्योंकि एक बैंकर की पृष्ठभूमि थी, इकोनॉमिस्ट जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे, तो वैसे ये, तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जबकि दूसरी तरफ के जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे पोलियो पीरियो, तो उनको लोगों ने ट्रंप के सिम्पथाइजर के रूप में देखा था, क्योंकि वो ट्रंप के साथ, तो वो उतनी बात अपनी कर नहीं सके, उनको धारने में कार्नी ने अपनी बात करी, लोगों ने एक्सेप्ट करी। तो ये जो एक मिक्सचर है। और दूसरी, अब जब इंडिया की, भारत के दृष्टि से, तो जो ट्रूडो के समय जो एक तनाव वाली स्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मैसेज दिया उनकी विजय पे, और उनका जो रिस्पांस आया, उससे लगता है कि हम बेहतर स्थिति में जाएंगे, अतीत से बेहतर। क्योंकि एक जो देखिए, जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई है, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी जो उनके टैरिफ जो लगा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भी कनाडा देखेगा कि अगर इंडिया में निवेश करें तो हमारा बेहतर है, इंडिया को भी कनाडा में निवेश करने के लिए बेहतर होगा। तो दोनों का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों देशों का है, जो विश्व की जो राजनीति और आर्थिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि करने आप आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं और जनसाधारण की बात को समझ भी रहे हैं, और उनको वो जो जीत है वो जनसाधारण के एक मैसेज है कि आप पॉजिटिव साइड पे जाओ, नेगेटिव साइड पे ना जाए। तो ये आने वाले दिनों में जो हमें विशेष रूप से पंजाब को जो राहत मिलेगी कि विद्यार्थी वीज़ा जो दूसरी कंडीशन है उनमें थोड़ा ईज हो जाएगा, और बेहतर रिलेशन बनेंगे भारत और इंडिया को। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो पंजाब ही प्रभावित रहेगा। तो उम्मीद है कि जो एक बेहतर साइड पे जाए, और जो पंजाबी वहाँ पे जिन्होंने जो दिशा ली, जो दिशा दी, और उससे ये भी है कि पंजाब के जो पंजाब मूल के आदमी हैं, उनकी कनाडा की राजनीति में भी आर्थिक और सामाजिक में कितना मजबूत पकड़ है, ये भी एक चीज़ सामने आती है। होप है कि बेहतर होंगे कनाडा और भारत के संबंध में। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाए खास। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।